अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अम्मार रज़ा शाह। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यानी कि हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है, जो कि बेसिकली बेस हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन्स की बेस है कि सेल मेम्ब्रेन्स किस तरह से बनती हैं। सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन जो है किस तरह से होती है। तो जो कंपाउंड उनकी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, आज हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वह है लिपिड्स। लिपिड्स, अगर लिपिड्स की तारीफ की जाए तो लिपिड्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि फैटी एसिड्स के साथ अटैच है। ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स अटैच टू फैटी एसिड्स। ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स अटैच्ड टू फैटी एसिड्स। और कौन से ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे हेट्रोजीनेसिस के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर एक हमारे पास मिक्सचर है, उसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें मुख्तलिफ हैं या वो मिक्सचर मुख्तलिफ चीज़ों से बना है, तो हम कहेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सिमिलरली चूँकि ये फैटी एसिड्स की अटैचमेंट है मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के साथ जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हम कहेंगे हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। तो यहीं पे ये कौन से ग्रुप ऑफ कंपाउंड है? हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स अटैच टू फैटी एसिड, जो कि फैटी एसिड के साथ अटैच हैं। तो ये डेफिनेशन इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लेक्चर्स को प्रोसीड करेंगे तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ पे जिक्र हुआ है फैटी एसिड्स का, पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली फैटी एसिड्स हैं क्या, या फैटी एसिड हमारे पास क्या चीज़ है। अगर आप फैटी एसिड्स को देखें तो फैटी एसिड्स कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास एक कार्बन की चेन है, लंबी सी लेंथी सी, यानी अगर इधर मैं ड्रा करूं तो ये कार्बन की एक चेन है जिसमें हर कार्बन जो है अटैच है हाइड्रोजन के साथ। और इसी तरह ये हमारे पास एक एसिडिक ग्रुप के साथ अटैच हैं, और वो एसिडिक ग्रुप इस केस में है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH। तो ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारे पास फैटी एसिड्स का। तो अगर इसको मैं जनरलाइज करके यहाँ पे लिखूँ तो मैं इसे कुछ यूँ लिखूँगा कि मेरे पास कार्बन जो है एक लंबी सी चेन के साथ अटैच है, जिसके एक साइड पे यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। इसे मैं लिखूँगा कुछ यूँ, CH2, यानी ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं जो कि एक लंबी सी चेन के साथ खुद अटैच है, और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये मेरे पास जनरलाइज सा फार्मूला बन जाएगा किसका? फैटी एसिड का। अब इस फैटी एसिड की अटैचमेंट जब होगी मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के साथ, तो उन्हें ही हम वो जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास बनेगा उसे हम लिपिड कहेंगे। तो लिपिड जो है हमारे पास बेसिकली क्लासीफाई किए गए हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। लिपिड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो हम इनकी पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास लिपिड्स की, उसको अगर देखा जाए तो हमारे पास इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। पहला जो ग्रुप है वो है हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल दूसरा कंपाउंड जो है हमारे पास वो है वैक्सीज, टर्पिनाइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है हमारे पास लिपिड्स की, जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास इसी के अंदर आ जाते हैं। स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, तो ये इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। एक दफ़ा मैं समराइज फिर से कर दूं कि लिपिड्स हमारे पास हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि अटैच हैं फैटी एसिड्स के साथ। फैटी एसिड बेसिकली हैं क्या कि एक कार्बन जब हमारे पास एक साइड से अटैच होगा, यानी कार्बन की पूरी चेन हम कह सकते हैं जब अटैच होगी एक का एसिडिक ग्रुप के साथ, जो कि इस केस में हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस केस में ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कार्बन की एक चेन अटैच होगी, इसको मैं सिंपली आर लिख देता हूँ, यहाँ ये ले, कार्बन की एक चेन अटैच होगी तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास फैटी एसिड है। अब क्लासिफिकेशन की गई है लिपिड्स की और इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे एसाइल ग्लिसरॉल, वैक्सीज, टर्पिनाइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, फिंगोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एक्सेट्रा। इसमें से हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है असाइल ग्लिसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल को हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं और ट्रू फैट्स भी कहते हैं। तो पहला जो ग्रुप हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है असाइल ग्लिसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल का ही दूसरा नाम जो है वो है न्यूट्रल फैट्स। और इन्हीं को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रू फैट्स या न्यूट्रल लिपिड्स भी कह सकते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स। तो असाइल ग्लिसरॉल जो है बेसिकली हमारे पास अगर केमिकली देखा जाए ये दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक जो है हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप हम कह सकते हैं, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पे एसिड मौजूद है। एसिड कौन सा है? फैटी एसिड, फैटी एसिड। याद रखिएगा कि जब अल्कोहल अटैच होगी हमारे पास, जब भी कभी अल्कोहल का रिएक्शन होगा एसिड के साथ, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास बनता है उसे हम कहते हैं एस्टर। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि असाइल ग्लिसरॉल अगर केमिकली देखा जाए कि इसके केमिकल कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो एक हमें मिलेगा अल्कोहल और दूसरा मिलेगा फैटी एसिड। तो हम कह सकते हैं कि असाइल ग्लिसरॉल्स आर एस्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड। और अल्कोहल कौन सी है हम वो देखते हैं। अगर हम जनरलाइज स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक अल्कोहल जिसे हम कहेंगे ग्लिसरॉल, और जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड कोई भी हो सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम देखें
ग्लिसरॉल का फार्मूला, तो ये हमारे पास है CH2 तो ये हमारे पास फार्मूला है ग्लिसरॉल का। अब ग्लिसरॉल के साथ ये अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से हम इसे अल्कोहल कह रहे हैं। अब होता क्या है कि इसके साथ जब फैटी एसिड अटैच होंगे, अगर इसी को मैं इस तरह थोड़ा सा इस तरह इस फॉर्म में लिख लें, इसी फार्मूले को, या तो इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ या इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, CH2OH CH2OH। अब इसके साथ अटैचमेंट जब होगी फैटी एसिड्स की, और C⋯OH और ये है यहाँ पे R, C⋯OH R, C⋯OH और R से मुराद है कोई भी कार्बन की चेन, 3 कार्बन वाली भी हो सकती है, 4 वाली भी, एंड सो ऑन चलती जाएगी। अब होगा क्या कि हमारे पास, चूँकि ये अल्कोहल है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा, और ये एसिड है, ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन देगी। तो यहाँ पे मैं इसका हाइड्रोजन जो है इस साइड पे ओरिएंट कर दूँ। अब एसिड का हाइड्रोजन और अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल, एसिड का हाइड्रोजन और अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल, एसिड का हाइड्रोजन और अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल, ये जब मिलेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पे वाटर रिलीज होगा, पानी के मॉलिक्यूल जब रिलीज होंगे या कंडेंसेशन होगी, या मैं कह सकता हूँ कि डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ पे वाटर के 3 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी OCOR। तो इस डबल बॉन्ड O को मैं यहाँ पे इस तरह से O की तरह लिख रहा हूँ, CHOCOR CH2OCOR। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ, पानी जो है यहाँ से रिलीज हुआ, यानी डिहाइड्रेशन हुई, और एक नया मॉलिक्यूल बन गया है जो कि 2 ग्रुप्स का मजमूआ है। एक हम कह रहे हैं कि ये ग्लिसरॉल के मिलने से, और दूसरा हम कह रहे हैं कि ये फैटी एसिड्स के मिलने से बना है। तो ये जो न्यू मॉलिक्यूल जो इनके मिलने से बना है, इसे हम कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल, असाइल ग्लिसरॉल। सबसे ज़्यादा जो असाइल ग्लिसरॉल पाया जाता है, या हम कह सकते हैं ज़्यादातर असाइल ग्लिसरॉल जो पाए जाते हैं, ये ट्राईग्लिसराइड की शक्ल में पाए जाते हैं, यानी 3 फैटी एसिड जो हैं ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास मौजूद है ये कंपाउंड, जो कि ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच हैं, इन्हें कहूँगा कि ये जो कंपाउंड बना है ये मेरे पास ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है। अब ये फैटी एसिड जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, एक किस्म के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो कि बना है यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे बात की है फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि फैटी एसिड्स होते क्या हैं। फैटी एसिड्स क्या चीज़ है, थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो फैटी एसिड अभी मैंने बताया कुछ भी नहीं है, हमारे पास कार्बन की एक लंबी सी चेन है जिसमें हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और उसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक या एसिडिक ग्रुप अटैच है, तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास फैटी एसिड है। तो हमारे पास फैटी एसिड बेसिकली, क्योंकि कार्बन की चेन्स हैं, तो ये कार्बन जो हैं चेन के अंदर इवन फॉर्म में होंगे, यानी या तो 2 होंगे या 4 होंगे, या फिर हमारे पास 6 होंगे या 8 होंगे।
तो इसी तरह इवन फॉर्म में होंगे 2 से लेके 30 तक हो सकते हैं फैटी एसिड जो है उसके अंदर कार्बन जो मौजूद होंगे वो 2 से लेके 30 तक हो सकते हैं। और अभी मैंने बताया कि हर कार्बन जो है अटैच होगा हाइड्रोजन के साथ। एवरी कार्बन जो है अटैच है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और एक इसके साथ हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है जो कि एक एसिडिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है जो बेसिकली हमारे पास क्या है? एक एसिडिक ग्रुप है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे मैं ड्रा करूँ अब अगर इसको आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो फैटी एसिड के अंदर या तो कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा, या इसके अंदर हमारे पास अप टू 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। या तो इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है या 1 से लेकर 6 तक डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। एनिमल्स के अंदर जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो स्ट्रेट चेन में होंगे। जो फैटी एसिड एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, और जो प्लांट्स में होंगे वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड और रिंग फॉर्म में। ठीक है, अगर तो एनिमल्स के अंदर है तो स्ट्रेट चेन में होंगे, अगर प्लांट्स के अंदर है तो ये या तो ब्रांच्ड होंगे या फिर रिंग फॉर्म में मौजूद होंगे हमारे पास। अब इसकी सोलबिलिटी जो है इसके नंबर ऑफ कार्बन्स पे यानी डिपेंड करती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक 2 कार्बन वाला फैटी एसिड है जिसे हम बेसिकली नाम देते हैं एसिटिक एसिड का। ये देखें CH3COOH, तो ये हमारे पास एक एसिटिक एसिड है। इसी तरह अगर हम 4 कार्बन वाला देखें तो हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड आएगा, H3C CH2CH2COOH। तो 1 कार्बन 2 3 और 4, तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेरिक एसिड है। इसी तरह अगर 16 कार्बन वाला हम देखें H3C CH2 14 CH2COOH। तो कार्बन 1 2 2 और 13 15 और 1 16, तो ये हमारे पास जो है पाल्मिटिक एसिड है। इसी तरह ओलीक एसिड ओलीक एसिड। अब अगर ओलीक एसिड को देखा जाए तो होता क्या है कि हमारे पास इसके अगर हम ये 18 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, 10, कार्बन नंबर 11। इसी तरह चूँकि 18 के ऊपर मुश्तमिल है तो यहाँ पे 10 और 6 CH2COOH। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 6 हमारे पास 16 17 और 18। अब अगर देखा जाए तो कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो अभी मैंने कहा या तो फैटी एसिड जो हैं इनमें डबल बॉन्ड नहीं होगा या इनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड है तो ये 1 से लेके 6 तक जो है इनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। अब बेसिकली है क्या, जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है उसके पास क्या है कि हर जो है कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यानी सैचुरेटेड है हाइड्रोजन के साथ, तो और अटैचमेंट जो है नहीं हो सकती। तो वो हमारे पास फैटी एसिड जिसमें सिर्फ
सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं उन्हें हम कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या होगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से इधर से अलहदा करना पड़ेगा, एक इधर से अलहदा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये फुली सैचुरेटेड नहीं है हाइड्रोजन के साथ, तो वो फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा उन्हें हम कहेंगे वो हमारे पास नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लियर है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है हमारे पास, सैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, नो डबल बॉन्ड, और ये रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं ये एनिमल्स। उसी तरह जो अनसैचुरेटेड हैं हमारे पास, उनमें 1 से लेके 6 तक डबल बॉन्ड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनमें 1 से लेके 6 तक डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी प्लांट्स के अंदर मौजूद होंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पास ये लाइटर होते हैं वेट में, और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारे पास, जितने भी फैटी एसिड हैं ये वज़न में लाइटर होते हैं पानी के मुकाबले, और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8। तो 0.8 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है फैटी एसिड्स की। तो एक दफ़ा मैं समराइज़ कर दूंगा आपको कि हमारे पास फैटी एसिड में कार्बन इवन नंबर में होंगे, हर कार्बन अटैच होगा हाइड्रोजन के साथ, और एक जो है हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनके साथ अटैच होगा। कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं हो सकता। कुछ ऐसे फैटी एसिड हैं जिनमें 1 से लेकर 6 तक डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है उन्हें हम कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, और वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो चर्बी जो है हमारे अंदर वो बेसिकली क्या है, यही फैटी एसिड्स हैं जो कि सैचुरेटेड हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में होंगे, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये स्ट्रेट चेन में होंगे और लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर में। और अगर 1 से 6 तक डबल बॉन्ड है तो ये हमारे पास लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर में और प्लांट्स में मौजूद होते हैं। तो जितने भी ऑयल्स जो हैं प्लांट से मिलते हैं, जैसे आलमंड ऑयल को, उसके अलावा हम कह सकते हैं ये जो सरसों का तेल है, तो ये सारे हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। और ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं या रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं हमारे पास। वज़न में ये पानी से कम है और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, चूँकि ये पानी वज़न में पानी से कम है। उसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पास ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए नहीं जाते, लेकिन इनको स्पेसिफिक कंडीशन देके क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। अभी हमने देखा ये फैटी एसिड, तो फैटी एसिड की ये खसूसियात है या फैटी एसिड होते हैं, क्या उम्मीद है आपको इस चीज़ की क्लियरेंस हो गई होगी। अब जैसे इनकी जो सोलबिलिटी है फैटी एसिड्स की किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, चूँकि ये पानी में हल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होंगे, तो ये इनकी सोलबिलिटी डिपेंड करती है इनके नंबर ऑफ़ कार्बन पे। इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनकी सोलबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है इनके नंबर ऑफ़ कार्बन पे। तो अब देखें अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है तो क्या है कि इसका जो है हमारे पास सोलबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गई, उसके अंदर ये सोलुबल इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा ब्यूटेरिक एसिड होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 16 कार्बन वाला पाल्मिटिक एसिड जो है, इसके चूँकि कार्बन जो हैं इन दोनों से ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ़ कार्बन इसकी चेन में ज़्यादा है, तो इसकी सोलबिलिटी और ज़्यादा होगी। अब ये जो हमारे पास ओलिक एसिड है, अब ये 18 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो इसकी सोलबिलिटी इन सब से ज़्यादा होगी। अगर मेल्टिंग पॉइंट को देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इनका डिपेंड करता है इनके नंबर ऑफ़ कार्बन पे।
तो अगर ब्यूटेरिक एसिड को देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा कम है पाल्मिटिक एसिड के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि पाल्मिटिक एसिड जो है इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, और इसके नंबर ऑफ़ कार्बन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। तो नंबर ऑफ़ कार्बन पे दो चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। एक को हम कह रहे हैं कि ये इसकी सोलबिलिटी, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन होंगे उतनी सोलबिलिटी फैटी एसिड की ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन होंगे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा, तो फैटी एसिड जब अटैच हुए हमारे पास ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ, तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल था, तो इसे हमने कहा कि हमारे पास बना असाइल ग्लिसराइल। और ज़्यादातर जो असाइल ग्लिसराइल पाया जाता है उसमें क्या होता है कि 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं ग्लिसरॉल के साथ, इसे हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो ये हमारे पास असाइल ग्लिसराइल था। अब असाइल ग्लिसराइल को अगर देखा जाए तो इससे ही एक और नया हमारे पास कंपाउंड जो है ड्राइव होता है, एक और नया कंपाउंड ड्राइव होता है। तो अभी मैंने कहा ये एस्टर होते हैं किसके? फैटी एसिड के। तो ये जो बॉन्ड बना है इसे मैं कहूँगा एस्टर बॉन्ड, जो कि अल्कोहल और एसिड के दरमियान बना है। अब अगर इसी के एक कार्बन के साथ फैटी एसिड की जगह फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए, इसके फैटी एसिड की जगह फास्फोरिक एसिड अटैच कर दिया जाए, यानी कि अब देखें CH2O COR CHO CH2O COR। अब इसके फैटी एसिड की जगह पे अगर इसके साथ अटैचमेंट हो जाए फास्फोरिक एसिड की, P≩O OH। अब इसके एक फैटी एसिड को उतार के हमने यहाँ पे क्या किया? फास्फोरिक एसिड लगा दिया, तो ये एक नया कंपाउंड बन गया जिसे हम कहेंगे फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड में भी ये हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड है, फॉस्फेटिडिक एसिड। तो ये रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं, एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा फास्फोलिपिड बनाने में। फास्फोलिपिड क्यों कह रहे हैं कि ये देखें, हमने इसे अभी कहा कि असाइल ग्लिसरॉल को हम लिपिड्स कहते हैं। अब क्या हुआ कि एक फैटी एसिड की जगह फास्फोरिक एसिड अटैच हो गया, तो इसीलिए अब ये जो लिपिड बना है हमारे पास इसे हम कहेंगे फास्फोलिपिड। अब इस वक्त ये फास्फेटिडिक एसिड है। जब फास्फेटिडिक एसिड के साथ कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाती है, जैसे हमारे पास कोलिन है, सीरीन है, एथेनॉल अमाइन है, तो इनके अटैचमेंट के साथ हमारे पास जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसे ही तो हम फास्फोलिपिड कह रहे हैं। OCOR CHOCOR CH2O CH2 N पॉजिटिव CH3। तो ये इसके साथ यहाँ पे कोलिन अटैच हो गई है, तो इसका नाम है फास्फेटिडाइल कोलिन। इस फास्फोलिपिड का नाम है फास्फेटिडाइल कोलिन। इसी को हम लेसिथिन भी कहते हैं, लेसिथिन। चाहे कह लें फास्फेटिडाइल कोलिन, चाहे कह लें लेसिथिन, बात एक ही है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फास्फोलिपिड है जो कि न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स बनाने में इस्तेमाल होता है। जो नर्व मेम्ब्रेन्स हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होता है फास्फेटिडाइल कोलिन। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि नाइट्रोजन हमारे पास 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 जो साइड पे इसके साथ अटैच हैं मिथाइल ग्रुप्स, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे अटैचमेंट है इसकी, और फास्फेट पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये देखें, एक साइड से ये पोलर है, यानी पोल रखता है, दूसरी साइड से इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जिस साइड पे इसके पास चार्ज है ये वाली साइड इसकी पानी में हल होगी, और जहाँ पे चार्ज नहीं है वो वाली साइड इसकी पानी में हल नहीं होगी। तो इसको हम कुछ यूँ शो करते हैं,
कि ये साइड है जो कि पानी में हल हो जाएगी, यानी पोलर है, इस साइड को हमने यहाँ पे शो कर दिया और इसके साथ फैटी एसिड्स अटैच है ये ले। अब ये जो है हमारे पास पानी में हल नहीं होगी, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक एंड है, यानी पानी में हल हो जाएगा, और ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड। अब इसका फ़ायदा क्या है हमें फास्फोलिपिड का? अब हम देख सकते हैं कि एक एंड वो है जो कि पानी में हल नहीं हो रहा और दूसरा एंड वो है जो पानी में हल हो रहा है। तो अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास पानी है और यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये दो किस्म के इन्वायरमेंट्स को आपस में जोड़ रही है। तो ये ब्रिज का काम कर रही है हमारे पास दो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के दरमियान, ठीक है, उनको आपस में जोड़ने में या रिलेशन कायम करने में उनका हेल्प कर रही है। तो ये हमारे पास था असाइल ग्लिसरॉल, और उसके अलावा हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं, जिसकी एग्जांपल में हमने पढ़ा फास्फाटिडाइलकोलिन। इसे ही हम लेसिथिन भी कहते हैं, जो कि नर्व्स की मेम्ब्रेन बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कि यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। एक तो है हमारे पास टर्पिनाइड्स और दूसरा है हमारे पास वैक्स। तो टर्पिनाइड जो है हमारे पास बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। टर्पिनाइड एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है हमारे पास। ये हमारे पास बेसिकली एक छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आइसोप्रिनाइड यूनिट्स। ये आइसोप्रिनाइड यूनिट जो है मुख्तलिफ अंदाज से या मुख्तलिफ वे से क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, यानी रिमूवल हो जाता है पानी का, पानी जो है रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से ये यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं और डाइवर्स कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें हमारे पास रबर आ गया, ठीक है। उसके अलावा मुख्तलिफ दूसरे कंपाउंड्स हैं, जिस तरह अभी मैंने बताया हमारे पास रबर है। उसके अलावा ये कैरोटीनॉइड, स्टीरॉयड्स, टर्पीन्स वगैरह इनकी यानी कि आपस में कंडेंसेशन की वजह से बनते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स क्या हैं, टर्पिनाइड्स क्या हैं। अब वैक्सीज हम पढ़ते हैं, बेसिकली वैक्सीज क्या चीज़ है। वैक्सीज अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एज अ वाटर प्रूफ मटीरियल इस्तेमाल होती हैं, वाटर प्रूफ के तौर पे, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कोई ऐसी जगह है ऑर्गेनिजम्स की या प्लांट्स की ऐसी जगह जहाँ पे पानी की एंट्रेंस जो है वो नहीं चाहिए, तो वहाँ पे वैक्सीज मौजूद होंगी। जैसे हमारे पास एक्जोस्केलेटन्स हैं, हमारे पास एक्जोस्केलेटन्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो इनके ऊपर लेयर मौजूद होती है वैक्सीज की। उसके अलावा अगर क्यूटिकल देखें तो क्यूटिकल की भी लेयर मौजूद होती है प्लांट के पौधों के ऊपर, और उसके अलावा उनके फ्रूट्स जो हैं उनके ऊपर भी क्यूटिकल की लेयर होती है। तो ये हमारे पास टर्पिनाइड्स हैं, वैक्सीज है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके अलावा अगर हम देखें इनके इम्पोर्टेंस को, फंक्शंस को, यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस, यहाँ इसके फंक्शंस हम स्टडी कर लेते हैं। तो अभी हमने एक इम्पोर्टेंस इसकी पढ़ी कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन बनाने में हेल्पफुल है, सेल मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनेल्स की भी और सेल की भी मेम्ब्रेन्स बनाता है। उसके अलावा वाटर प्रूफ के तौर पे एक्ट करते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे। तो अगर ऑयल जो है अभी मैंने बताया वो हमारे पास इन्हीं कैटेगरी के अंदर शुमार किए जाते हैं। तो अगर चोट लगी हो तो अक्सर वालिदैन कहते हैं कि भाई चोट के ऊपर तेल लगा लो ताकि पानी जो है इसके साथ इसके अंदर ना चला जाए। तो इसका मतलब ये पानी को अपने में से गुजरने नहीं देते, वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे एक्ट करते हैं और सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। उसके अलावा जिस बंदे में जितनी चर्बी ज़्यादा होती है उसे सर्दी उतनी कम लगती है और गर्मी उतनी ज़्यादा लगती है। तो ये इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी कि अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देंगे और बाहर की गर्मी या सर्दी को अंदर नहीं, जिस्म के अंदर जाने देंगे। तो इंसुलेटर के तौर पे ये हमारे पास एक्ट करते हैं लिपिड्स। उसके अलावा अगर देखा जाए
एक्सोस्केलेटन में मैंने अभी बताया ये मौजूद होते हैं, और क्यूटिकल की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो भी जो है इसी की बनी होती है, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं और सपोर्ट देते हैं वाटर लॉस से। क्योंकि अब अगर पत्ता है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस है या दरख्त का कोई ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर एक लेयर मौजूद है वैक्स की, तो क्या उसमें से पानी गुजरेगा? कभी भी पानी नहीं गुजरेगा। तो अब उसके अंदर से पानी नहीं गुजर रहा तो क्या होगा कि पानी उस पौधे के अंदर ही रहेगा, जिसकी वजह से उसे पानी की कमी जो है उसको महसूस नहीं करना पड़ेगा या उसे ख़तरा नहीं होगा पानी की कमी का। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। लिपिड्स हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, फैटी एसिड्स के साथ मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ कंपाउंड अटैच होते हैं जिन्हें हम बेसिकली लिपिड कहते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास। इसके अलावा हमने फैटी एसिड्स पढ़ा कि फैटी एसिड्स हैं क्या, उसकी टाइप्स पढ़ी हमने फैटी एसिड्स की, साइल ग्लिसरॉल क्या चीज़ है। उसके अलावा हमने पढ़ा यहाँ पे कि हमारे पास फास्फोलिपिड्स क्या हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने स्टडी किया ये बेसिकली फास्फोलिपिड्स को स्टडी किया, यानी कि लिपिड के साथ अटैच है फास्फोरिक एसिड, फास्फोलिपिड्स। और फिर हमने टर्पेनॉइड्स को देखा, इनकी कुछ इंपॉर्टेंस को देखा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।